ये है पोर्ट रॉयल, दुनिया का सबसे अमीर देश, जहां ना तो कोई नियम है ना कोई कानून है। आप जो चाहे वहां कर सकते हैं, जिसे चाहे खरीद सकते हैं। इतना अमीर शहर कि इसको खुद समुद्री लुटेरे यानी पायरेट्स गार्ड करते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये समुद्री लुटेरे जिंदा नहीं थे। और अगर आपने इस शहर का नाम नहीं सुना तो बता दो कि 17वीं सेंचुरी तक ये शहर हमारी इस जिंदा इंसानी दुनिया का ही एक हिस्सा था। लेकिन एक दिन अचानक ये शहर हमारी दुनिया के वर्ल्ड मैप से गायब हो जाता है और इस शहर में मौजूद लगभग हर इंसान एक भूत यानी घोस्ट में बदल गया। ये एक सच्ची कहानी है दुनिया के सबसे अमीर शहर की, जो आज भी दूसरी दुनिया में अपने मरे हुए पायरेट्स के साथ मौजूद है। अब आखिर ये शहर अचानक हमारी दुनिया से कैसे गायब हो गया और क्यों इसे मरे हुए समुद्री लुटेरों का शहर कहा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये शहर गायब होकर आखिर गया कहां? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये है पोर्ट रॉयल, एक ऐसा शहर जो 17वीं सेंचुरी में कैरिबियन समुद्र के किनारे बसा था। पोर्ट रॉयल एक ट्रेडिंग पोर्ट था, पर जो बात इसे दुनिया के और शहरों से अलग बनाती थी वो थी इस शहर को गार्ड करते हुए समुद्री लुटेरे। लेकिन जितनी तेजी से इस शहर ने दौलत और बदनामी कमाई, उतनी ही तेजी से ये खत्म भी हो गया। सिर्फ 37 साल के अंदर पोर्ट रॉयल की आधी आबादी मौत के मुंह में समा गई। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस शहर को इतिहास के पन्नों में दफना दिया गया? क्या ये वहां रहने वाले लोगों के लालच और पाप का नतीजा था? वेल, इस राज को समझने के लिए हमें इतिहास में लगभग 500 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत आइलैंड से, जिसे आज हम जमाइका के नाम से जानते हैं। साल 1494 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने दूसरे समुद्री सफर के दौरान कैरिबियन सी की एक खूबसूरत आइलैंड पर कदम रखा, तो ये आइलैंड था जमाइका। यहाँ के आदिवासी टाइनो लोग इस जगह को हजारों सालों से अपना घर मानते थे, लेकिन कोलंबस के इरादे नेक नहीं थे। उसने स्पेन के सम्राट क्वीन इजाबेल और किंग फर्डिनांड के नाम पर इस आइलैंड को स्पेन का हिस्सा घोषित कर दिया। जैसे आप सोच सकते हैं, ये कदम टाइनो लोगों के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन उस वक्त दुनिया के कुछ सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक स्पेन इतना शक्तिशाली था कि अगर कोई जमीन का हिस्सा उनका हो गया तो उसके खिलाफ किसी भी राजा में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। इस वजह से जमाइका के लोगों को मजबूरी में इस आइलैंड और उसके आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स को स्पेन एम्पायर के अधीन मानना पड़ा, जिसके बाद अगले 146 सालों तक जमाइका स्पेन के नियंत्रण में रहा। लेकिन स्पेन ने कभी भी इस आइलैंड को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उस समय उनका फोकस पॉइंट था सेंट्रल और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब वैसे भी जब आप दुनिया के कुछ सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक हो और ब्रिटेन एम्पायर के साथ दुनिया के 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स को अपने अधीन करने की जंग लड़ रहे हो, तो ऐसे में छोटे आइलैंड्स पर कैसे आपका ध्यान जाएगा? इसी वजह से जमाइका के एक छोटे से हिस्से, जहां बाद में पोर्ट रॉयल बसाया गया, को स्पेन ने लगभग नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा आइलैंड आगे चल के कितना इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो साल 1655 में ब्रिटिश एम्पायर भी अब कैरिबियन सी में स्पेन के दबदबे को खत्म करना चाहता था, और क्योंकि उस समय कैरिबियन सी के ज्यादातर आइलैंड्स पर स्पेन का ही कब्जा था, इसलिए ब्रिटेन के उस वक्त के किंग ओलिवर क्रॉमवेल ने स्पेन से लड़कर कैरिबियन सी के कुछ आइलैंड्स को अपने अधीन करने के लिए अपनी आर्मी के 17 युद्धपोतों की एक सेना वहां पर भेजी। हालांकि ब्रिटिशर्स का मेन टारगेट अभी कैरिबियन का हिस्पानियोला आइलैंड था, जो आज हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब 2 महीने के खतरनाक सफर के बाद अटलांटिक महासागर को पार करके ब्रिटेन की सेना इस आइलैंड तक पहुंची, तो उनका सामना स्पेन की एक बड़ी आर्मी से हुआ। स्पेन की इस आर्मी को ब्रिटिश एम्पायर के सरप्राइज अटैक की खबर ब्रिटेन की सेना में मौजूद किसी जासूस ने दे दी थी। फिर भी दोनों सेनाओं के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन के जंगी जहाज और सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचा। अब ब्रिटिश एम्पायर के इस जंगी जहाजों के कैप्टन के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। पहला कि वो यहाँ हुए नुकसान के बाद स्पेन से हार मानते हुए यहाँ से भागकर वापस ब्रिटेन चले जाते, लेकिन इस ऑप्शन को चुनने का मतलब था मौत, क्योंकि ब्रिटेन के राजा का ये रिकॉर्ड था कि वो हारे हुए कैप्टन्स को मौत की सजा देते थे। और दूसरा
ऑप्शन ये था कि भले ही वो हिस्पानियोला आइलैंड को जीत ना पाए हो, लेकिन अगर उसके बदले वो किसी और इम्पोर्टेंट देश या फिर आइलैंड को कब्जे में लेकर राजा को दे दे तो शायद उन पर राजा रहम करके उन्हें जिंदा छोड़ दे। जिसके बाद अब इन जंगी जहाजों ने हिस्पानियोला आइलैंड पर मौजूद स्पेन आर्मी से हार मानते हुए पास के एक छोटे और कम सुरक्षित आइलैंड जमाइका पर हमला कर दिया। और क्योंकि वहां स्पेन के बहुत कम सैनिक तैनात थे, इसीलिए कुछ ही समय में ब्रिटिश सेना ने जमाइका पर अपना कब्जा जमा लिया। जमाइका पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन चुकी थी और जब ब्रिटिश सेना वापस ब्रिटेन पहुंची तो इन्वेजन फोर्स के लीडर्स को लंदन के टावर में डाल दिया गया। लेकिन जमाइका में जो लोग पीछे रुक गए थे उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि उनकी नई कॉलोनी की स्ट्रेटेजिक वैल्यू कितनी ज्यादा थी। जमाइका के पास एक अजीब सैंड बार था जो एक बड़ा नेचुरल हार्बर बनाता था जो शिप्स के लिए परफेक्ट शेल्टर प्रोवाइड करते थे। पोर्ट रॉयल इसी सैंड बार के बिल्कुल एंड पर बसाया गया था जिसे चारों तरफ से गहरा पानी घेरे रहता था। ये डीप वाटर इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बड़े शिप्स आसानी से यहाँ पर डॉक करके अपना कार्गो अनलोड कर सकते थे। अब इस जगह पर एक ट्रेड हब बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट स्पॉट था। इसी वजह से जल्दी ही पोर्ट रॉयल कैरिबियन का प्रीमियर ट्रेड हब बन गया। यहीं से दुनिया के सबसे अमीर और मिस्टीरियस शहर पोर्ट रॉयल का फॉर्मेशन शुरू हुआ, जो तेजी से ग्रो कर रहा था। इसके फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए ब्रिटेन ने यहाँ के लिए एक अलग गवर्नर भी नियुक्त किया जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सके और शहर की सुरक्षा और रूल रेगुलेशन को संभाल सके। पर उस समय ना ब्रिटिश एम्पायर काफी बड़ा होने के कारण उनके पास जमाइका और पोर्ट रॉयल की सुरक्षा के लिए सोल्जर्स की कमी थी। गवर्नर एडवर्ड डी ऑयली ने इस समस्या का एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने सुरक्षा का काम किसी सेना को नहीं बल्कि समुद्री लुटेरों को सौंप दिया। अब ये कदम जितना अजीब लगता है सुनने में ना, उतना ही कारगर भी साबित हुआ। ब्रिटिश गवर्नर ने इन लुटेरों को एक नई पहचान दी, प्राइवेटियर्स। उन लोगों को स्पेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के नाम पर स्पेन के जहाजों को लूटने की अनुमति दी गई। बदले में जो भी खजाना लाया जाता उसका एक हिस्सा पोर्ट रॉयल और ब्रिटिश क्राउन को मिलता था। इस तरह से पोर्ट रॉयल समुद्री लुटेरों और प्राइवेट जहाजों का गढ़ बन गया। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कैप्टन हेनरी मॉर्गन से इंस्पायर होकर ही पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज के जैक स्पैरो का कैरेक्टर लिखा गया था, जो पूरी दुनिया में काफी पसंद किया गया। वेल, अब जो भी हो, पर यहाँ से पोर्ट रॉयल की कहानी बदलने लगती है। लुटेरों के खजाने से ये शहर इतना अमीर बन गया कि इसे द रिचेस्ट एंड विकेडेस्ट सिटी ऑफ अर्थ कहा जाने लगा। विकेडेस्ट यानी एक ऐसी जगह जहां कोई नियम कानून ना हो। और होगा भी कैसे, जब शहर की सुरक्षा खुद दुनिया के कुछ सबसे बड़े समुद्री लुटेरों के हाथों में हो। लेकिन इस अमीरी और अपराध का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ। पोर्ट रॉयल अब लूट की दौलत से रिच होने के साथ साथ एक क्राइम सिटी भी बनता जा रहा था। दौलत और पाप का ये मिक्सचर हर गली और हर कोने में नजर आता था। ये वो दौर था जब पायरेट्स और प्राइवेटियर्स सिर्फ समुद्र पर ही नहीं बल्कि शहर की हर गली में अपनी धाक जमाए हुए थे। पोर्ट रॉयल ना केवल अमीरों का स्वर्ग था बल्कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और बदनाम शहरों में भी गिना जाने लगा। वहां कोई भी कानून व्यवस्था नहीं था, जहां के बुरे हालात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि पोर्ट रॉयल का हर चौथा मकान या तो एक शराब खाना था या फिर एक ब्रोथेल। अब पोर्ट रॉयल का सबसे बड़ा सितारा कैप्टन हेनरी मॉर्गन सिर्फ एक लुटेरा ही नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट भी था। उसने स्पेन के जहाजों और बंदरगाहों पर इतने सफल हमले किए थे कि उसका नाम लुटेरों की दुनिया में एक लेजेंड बन गया था। मॉर्गन और उसके साथियों के हमलों से इतनी दौलत पोर्ट रॉयल में लाई गई थी कि यह शहर कुछ ही सालों में 17वीं सेंचुरी का दुबई बन गया था। यहाँ हर दिन स्पेन के जहाजों से लूटी गई सोने और चांदी की अशरफियां, गहने और बहुमूल्य सामान उतारा जाता था। यह सब इतनी बड़ी मात्रा में होता था कि पोर्ट रॉयल को पायरेट्स पैराडाइज कहा जाने लगा। लेकिन जैसा कहा गया है कि पाप का घड़ा जल्दी ही भर जाता है, कुछ ऐसा ही पोर्ट रॉयल के साथ भी देखने को मिला, जहां पोर्ट रॉयल के पाप और ऐशो आराम ने सिर्फ 37 सालों में इस शहर को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया जहां इसका खात्मा ऑलमोस्ट तय हो चुका था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि पोर्ट रॉयल के साथ इतना बुरा होगा कि यह शहर अपने लोगों के साथ अचानक दुनिया के नक्शों से ही गायब हो जाएगा। देखो, कुछ ही सालों में पोर्ट रॉयल में लगभग 10,000 लोग बस चुके थे जो सिर्फ 51 एकड़ की जमीन पर रहते थे। यह सुनने में
शायद आज के मॉडर्न मेगा सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में छोटा लगे, लेकिन 17th सेंचुरी में दुनिया बिल्कुल अलग थी। जब ब्रिटिशर्स ने पोर्ट रॉयल को कैप्चर किया था उस वक्त न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन सिर्फ 4500 लोगों की ही थी। 17th सेंचुरी के अंत तक पोर्ट रॉयल सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंग्लिश सिटी बन चुका था। जो लोग बाहर से पोर्ट रॉयल देखते थे उन्हें लगता था कि सिटी की रिचनेस इतनी बढ़ गई है कि जल्दी ही किसी बड़े हमले में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जो कि हुआ भी। लेकिन ये जिसने किया उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि पोर्ट रॉयल की तबाही के पीछे ना जमाइका का गवर्नर था और ना ही विलियम ऑफ ऑरेंज, जो उस वक्त इंग्लैंड का किंग था, बल्कि जिस ताकत ने पोर्ट रॉयल को तबाह किया था वो खुद गॉड थे। 7 जून 1692 का दिन पोर्ट रॉयल के इतिहास का सबसे काले दिनों में से एक था। सुबह का समय था, सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सुबह पोर्ट रॉयल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। शहर की घमासान भीड़ भाड़ में अचानक एक जोर का भूकंप आया। भूकंप इतना तेज था कि पोर्ट रॉयल की जमीन जो रेत पर बनी थी भूकंप के झटकों से लिक्विफाई यानी कि पानी जैसी हो गई, जैसे ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक बड़ा दलदल बन गया हो। देखते ही देखते शहर का आधा हिस्सा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग एंड उसमें रहने वाले लोग, सब कुछ जमीन के नीचे समाने लगे। इतना ही नहीं, शायद नेचर भी पोर्ट रॉयल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी। ये कह सकते हैं कि उसे सजा देना चाहती थी, क्योंकि भूकंप के तुरंत बाद एक भयंकर सुनामी भी आती है जिसने पोर्ट रॉयल के बचे हुए हिस्से को भी तबाह कर दिया। इस विनाशकारी घटना में पोर्ट रॉयल का अधिकांश हिस्सा समुद्र में डूब चुका था एंड पूरे शहर की 50% आबादी यानी लगभग 5000 लोगों की मौत के आगोश में समा चुके थे। कुछ लोग रेत में समा गए थे तो कुछ लोग सुनामी में निगल लिए गए थे। बाकी बचे 5000 लोगों की जिंदगी भी अब काफी मुश्किल हो गई थी, वो भी भयंकर बीमारियों और गंभीर चोटों के कारण मरने लगे थे। पोर्ट रॉयल का ये विनाश सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, कई लोग इसे गॉड्स पनिशमेंट मानते थे। लेकिन क्या ये सच में ईश्वर का प्रकोप था या प्रकृति का एक अनदेखा खेल? आइए अब इसकी सच्चाई और इस विनाश के बाद की कहानी पर नजर डालते हैं। देखो, पोर्ट रॉयल की तबाही के बाद इसे कई लोग एक संकेत मानने लगे। क्या ये ईश्वर का प्रकोप था? ये सवाल हर जगह गूंजने लगा। बाइबल में सोडोम और गोमोरा जैसे शहरों का जिक्र है जिन्हें उनके पाप और करप्शन के कारण नष्ट कर दिया गया था। पोर्ट रॉयल के विनाश को भी इसी तरह देखा गया। लेकिन अगर ये ईश्वर का प्रकोप नहीं था तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देखो, पोर्ट रॉयल की जमीन पर शहर बनाने का फैसला एक बहुत बड़ी भूल थी। यह शहर एक रेत के टीले पर बसा हुआ था जिसे सैंड स्पिट कहा जाता है। भूकंप के समय ये रेत पानी से भर गया और लिक्विफिकेशन का शिकार हो गया। इसका मतलब रेत ने अपनी ठोस अवस्था खो दी और शहर धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। सुनामी ने इस तबाही को और भी ज्यादा घातक बना दिया। कुछ ही घंटों में पोर्ट रॉयल दुनिया के नक्शों से ही लगभग गायब हो चुका था। पोर्ट रॉयल के बचे कुछ निवासियों ने इसे फिर से बसाने की कोशिश की, लेकिन यह शहर फिर कभी भी पहले जैसा नहीं बन पाया। भूकंप के बाद पोर्ट रॉयल में आग लगी और 4 बड़े हरिकेन्स आए जिनसे यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति पोर्ट रॉयल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। आज पोर्ट रॉयल के पुराने हिस्से का बड़ा भाग समुद्र के नीचे मौजूद है। इसे सिटी दैट सैंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ की इमारतें, गलियां और खजाने समुद्र के नीचे एक 17th सेंचुरी के टाइम कैप्सूल की तरह सुरक्षित पड़े हैं। यह जगह अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल साइट मानी जाती है। यह इतना खास है कि यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने की प्रोसेस में है। लेकिन पोर्ट रॉयल के क्राइम वाले इतिहास और यहाँ महिलाओं और लोगों पर हुए अत्याचारों को देखते हुए अब तक कई लोग इसे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करने से डरते हैं। वैसे अगर इतिहास को कुछ देर के लिए अलग करते हुए समुद्र के ऊपर बचे पोर्ट रॉयल के हिस्से पर नजर डाले तो आज का पोर्ट रॉयल अपने पुराने दौर से बिल्कुल अलग है। ये अब एक छोटा सा गांव है जहां मछुआरे और उनके परिवार एक शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं। पुराने पायरेट्स पैराडाइज की जगह अब सादगी और साधारणता ने ले ली है। लेकिन समुद्र के नीचे छुपा पोर्ट रॉयल एक रहस्य बनकर आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचता है। पोर्ट रॉयल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपने लालच और पाप की सीमाओं को पार कर लेता है तो प्रकृति इसका हिसाब अपने तरीके से जरूर लेती है। अब चाहे इसे ईश्वर का प्रकोप माने या सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा, पोर्ट रॉयल का विनाश एक यादगार उदाहरण है कि कैसे शक्ति और दौलत भी इंसान को विनाश से नहीं बचा सकती। वैसे आपको क्या लगता है?
पोर्ट रॉयल के साथ होने वाली ये डरावनी घटना भगवान का प्रकोप थी या बस एक अनफॉर्चुनेट नेचुरल डिजास्टर और यहाँ के अमीर लोगों की बदकिस्मती? वेल, आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इससे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है समुद्र की गहराई के अंदर कि उसका बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दरअसल एक इंसान था जो एक खास तरह का सूट पहनकर गहरे समुद्र में अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसके सूट से उसके जहाज का जो कनेक्शन था वो टूट जाता है और उसके सूट में केवल 5 मिनट का ही ऑक्सीजन बचता है जिंदा रहने के लिए। और कम से कम 1 घंटे बाद उसे रेस्क्यू किया जाता है। अब 1 घंटे बाद जाकर उसे मर जाना चाहिए था क्योंकि उसका ऑक्सीजन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ कुछ बहुत ही चौंकाने वाली चीज होती है। ये घटना आपको अंदर से बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।